आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा, भूगोल पढ़ा और राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति वाला पढ़ा। अभी हमारा इतिहास रह गया है। आपकी 4 पुस्तकें हैं, तो आज हम इतिहास लेकर आए हैं आपके सामने और आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली जो ये इतिहास होता है उसको यूं बच्चे रटते रहते हैं, फलाने सन फलाने राजा ये वो, ऐसे ना करके अगर हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठाएं, एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ें। क्या था, इमेजिनेशन जब आप करोगे कि वो राजा कैसा था, क्या हुआ होगा, क्या चल रहा था, तो आपको पूरी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से जो है याद हो जाएगी। तो इतिहास को कभी रटे नहीं, उसको बिल्कुल एक कहानी की तरह लें। आप शुरू से आखिरी तक उसको पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम एक कहानी शुरू करते हैं जो है फ्रांस के राजा लुई 16 की। ठीक है, तो जो अपना चैप्टर है आज इतिहास का कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध का फ्रांसीसी समाज, यानी 18वीं सदी के आखिरी जो वर्षों में फ्रांस में क्या हुआ था, जिसके चलते उसकी 1789 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 जो है राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, सबसे पहले 1774 में यानी 1774 में जो लुई 16 थे, राजा का नाम था, वो गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी जो एज थी वो 20 साल के थे और उनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की रानी से हुई थी, राजकुमारी से हुई थी, एंतोइनेट से। ठीक है, अब जब वो गद्दी पर बैठे तो उनने देखा कि गद्दी चलाने के, पूरा राज चलाने के लिए खजाना तो खाली था, खजाने में कोई पैसा ही नहीं था, क्योंकि लंबे संघर्ष के साथ जो युद्धों के कारण पूरा खजाना था वो खाली हो चुका था। अब उनने विचार किया कि हम कैसे अपना राजवंश चलाएंगे, क्योंकि जो महल था, जो वारसाय था, पूरा महल वारसाय का, वो काफ़ी पैसा खर्च होता था उस पर, शान शौकत में, रहन सहन में, सब में सैकड़ों की तादाद में उसमें लोग रहते थे। तो उनने कहा अब ये कैसे चलेंगे। उसके साथ साथ ये तो था ही सही, उसके अलावा कुछ आवश्यक सेवाएं थी, जैसे सेना है, उसका रखरखाव, आपके विश्वविद्यालय, एजुकेशन, कर्मचारी लोग, प्रशासनिक लोग, उनको वेतन देना, ये सब कैसे चलेगा, उन्होंने विचार किया। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्रांस की हालत उस समय इतनी खराब थी कि उनके पास जो है फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से मुक्त कराया था, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का और फ्रांस का साझा शत्रु था, दोनों के एक जैसे दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वो वाली बात। तो जिससे उन पर क्या हुआ, 10 अरब लिब्रे का बोझ आ गया था। 10 अरब लिब्रे का बोझ उन उपनिवेशों को, अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्र कराने में उनके पास आ गया था। पहले से ही उनके पास 2 अरब का कर्जा पहले से ही था, तो अब उन्होंने सोचा कि 12 अरब का कर्जा उनके पास हो गया और दैनिक खर्चे अलग से थे, जैसे कि सेना, कार्यालय, शिक्षा, इन सब का, महल की शान शौकत, यानी कर्जा भी पटाना है उनको और महल की शान शौकत। तो जो कर्जदार थे उन्होंने सरकार से कहा कि भाई हम 10% ब्याज लेंगे आपसे और आप हमारा कर्जा देना आप शुरू करो, बहुत होता है ना। लिब्रे जो है अपनी भारतीय मुद्रा से तो कहीं ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका पैसा आज भी हमारी मुद्रा से ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ब्याज लगाना शुरू किया और दबाव बनाना शुरू किया कि आप पैसा दो। तो मजबूरी में फिर क्या किया, फ्रांस के जो लुई 16 थे उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया कि जनता से टैक्स वसूलें। कैसे आएगा पैसा, तो टैक्स से ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। अब उस समय जो समाज था, फ्रांसीसी समाज, वो 3 वर्गों में बटा था और वर्गों को क्या कहते थे, एस्टेट बोलते थे। ठीक है, तो प्रथम एस्टेट जो था वो पादरी वर्ग था, यानी चर्च में जो जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, ये मंदिरों में पुरोहित होते हैं और मस्जिदों में मौलवी होते हैं, इसी तरह चर्च में पादरी होते हैं। तो चूंकि वहाँ तो पूरा ईसाई समाज है, पूरी ईसाई धर्म चलता है, तो वहाँ पर पादरी वर्ग का बहुत प्रभुत्व था। ठीक है, तो पहला वर्ग यहाँ प्रथम स्टेट, यानी सबसे सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते थे पादरी लोग। ठीक है, तो वो पादरी वर्ग था। दूसरा था स्टेट, वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग वो होता है कि कुछ रेपुटेटेड व्यक्ति होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जैसे मेरे पिता अगर रेपुटेटेड हैं तो मैं भी वही सब चीज़ें मुझे मिलेंगी जो मेरे पिता को प्राप्त थी, है ना, एक सम्राट वर्ग जिसको कहते हैं, पैसे वाले लोग। ठीक है, उसके साथ तीसरा जो वर्ग था वो था व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, यानी बाकी सारे लोग इसमें आ जाते थे। तो इसमें थोड़ी सी फर्क था इनका। ये जो पादरी वर्ग थे इनको कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है, ये टैक्स फ्री थे। ठीक है, ये टैक्स फ्री थे, तो इनको तो ये तो टैक्स देते ही नहीं थे। उसके अलावा ये
जो कुलीन वर्ग थे ये भी टैक्स फ्री थे, ठीक है, इनको भी टैक्स नहीं देना होता था। पूरा जो कर था वो किसको देना पड़ता था, एक तीसरे वर्ग को, यानी तृतीय वर्ग यानी एस ये वाला, है ना, इनको पूरा टैक्स देना पड़ता था। अब इसमें भी क्या था कि जो ये द्वितीय वर्ग यानी कुलीन वर्ग था, इनको कुछ सामंती अधिकार भी प्राप्त थे। सामंती अधिकार यानी ये जनता से कर वसूलने का अधिकार भी रखते थे। तो जनता कई तरह के कर्मों में लिपटी हुई थी, उसको इधर तो राजा को कर देना पड़ता था, इधर से सामंतों को कर देना पड़ता था, इधर वो पादरी लोग धार्मिक कर भी लगाते थे। इतने सारे करों का बोझ जनता के ऊपर बढ़ गया था, तो वो परेशान हो गए थे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा लेती हूँ, अपन आगे चलते हैं। तो क्या हुआ इसके बाद, ये 3 वर्गों में से सिर्फ तीसरा वर्ग जो है वो टैक्स देता था, ठीक है। अब हम जरा टैक्सों की बात कर लें कि टैक्स उस समय कौन कौन से लगते थे जनता के ऊपर, ठीक है, कौन कौन से टैक्स देने होते थे। तो मैंने बताया कि जो कुलीन वर्ग था वो भी टैक्स वसूलता था, राजा लोग तो वसूलते ही थे, राजा को देते थे लोग। तो जनता कई तरह के कर देती थी, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष कर था वो कौन सा था, उसको बोलते थे टाइल। क्या बोलते थे, टाइल, ठीक है। प्रत्यक्ष कर था टाइल, जो राजा को दिया जाता था, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर कौन से थे, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, ये था दैनिक रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगाया जाता था, यानी नमक और तंबाकू पर, ठीक है। ये राजा को जाते थे कौन कौन से, प्रत्यक्ष कर तो टाइल जाता था, और एक जाता था ये अप्रत्यक्ष कर, यानी नमक के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं उनके उपयोग पर भी ये टैक्स लगाते थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ये दोनों तो जाते थे किसको, राजा को। एक धार्मिक कर लगता था, जिसको पादरी लोग वसूलते थे, धार्मिक कर, और ये इसका नाम क्या था, दायित्व था, इसका नाम था दायित्व, ठीक है। दायित्व जो है वो धार्मिक कर ये देना पड़ता था जनता को। तो अब जनता इतने सारे टैक्स दे रही थी कि वो करों के बोझ से जो है लद गए थे, ठीक है, बहुत परेशान हो गए थे। और इसके साथ ही देखेंगे हम, अच्छा लिब्रे, और देखो लिब्रे क्या है, लिब्रे एक वर्ड और आपको बता दूं, लिब्रे, लिब्रे थी फ्रांस की मुद्रा। कुछ वर्ड है जिनको मैं क्लियर करती जाती हूँ ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, इन्हीं को प्रश्न पूछ लेंगे, लिब्रे क्या थी, ठीक है। तो ये फ्रांस की मुद्रा थी, जो 1794 में बंद कर दी गई, अब वो नहीं चलती वहाँ पर, ठीक है, बंद कर दी गई। तो ये पहले चलने वाली मुद्रा थी, जो प्राचीन राजतंत्र में चलाई जाती थी। तो उसके फ्रांस के पास करीब 12 अरब लिब्रे का कर्जा था, जो मार्केट से लिया हुआ था सरकार ने, और सरकार पर दबाव था कि उसको वो करें। तो सरकार ने क्या किया, अपने खर्चों में कटौती करने शुरू किया, धीरे धीरे उसके कुछ पार्ट चुकाने लगे कर्जे के, लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया, कर लगाए थे, ठीक है। अब ये करों की वजह से जनता में जो है और भी चीज़ें बढ़ गई थी, ये तो हो ही गया था, लेकिन टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो और टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो जनता को फिर गुस्सा आएगा ना, यही था, ठीक है। अगला है जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष पैदा हो गया था, जीने का संघर्ष क्या हुआ था कि 1715 में जो फ्रांस की आबादी थी, फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2.3 करोड़, ठीक है। जो कि जाकर आगे जाकर 1789 में जाकर कितनी हो गई, 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ हो गई। जब जनसंख्या बढ़ती है तो भार बढ़ता है, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। खाद्यान्न संकट यानी जब जनता बढ़ती है, जनसंख्या जब बढ़ती है और संसाधन सीमित, यानी आप उपज तो फसल तो उतनी हो रही है, अन्न उतना ही उत्पादन हो रहा है, जनता बढ़ती जा रही है, यानी खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं और उपज नहीं हो रही, तो क्या होगा, महंगा होगा, है ना, वो जो चीज़ें खाद्यान्न को महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो
पैसे वाले हैं उनके लिए तो सुविधा रहेगी, लेकिन जो आम वर्ग है जिनको सस्ता मिल, जैसे पहले गेहूँ था बहुत महंगा, सस्ता मिलता था। मुझे याद है अपने एज में कि 2 रुपये किलो भी मैं गेहूँ मिलता था पहले मार्केट में, है ना, मुझे खूब अच्छे से याद है जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन अब देखो आप 20 रुपये किलो उसकी सरकारी रेट हो गई है ना, 20 रुपये किलो अब गेहूँ मिलता है। और अगर मार्केट में चले जाओ, बनिए लोग जो बेचते हैं, व्यापारी लोग, वो तो और महंगा बेचते हैं। अब जो 2 रुपये किलो सरकार कर रही है कंट्रोल पे, बीपीएल परिवार को दे रही है, तो कुछ लोगों को मिल पाता है, जिनके पास वो कार्ड उनके पास है उनको मिल पाएगा, हर किसी को तो नहीं मिल पाएगा। हर कोई तो भाई 20 रुपये या उसके ऊपर वाला गेहूँ खा रहा है। तो मेन अनाज, हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं तो हमको अनाज गेहूँ की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, पाव खाते थे, पाव रोटी, है ना। इससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जनसंख्या बढ़ने से, और क्या हुआ, पाव रोटी महंगी हो गई। वो लोग पाव रोटी खाते हैं ना, अपन लोग रोटी खाते हैं ना, पाव रोटी महंगी हुई। और क्या हुआ, जीविका का संकट पैदा हो गया, जीविका का संकट पैदा हो गया, ठीक है। ये हो गया था इधर। और उसी समय क्या हुआ था कि कुछ लोग जो पढ़ लिख गए थे, पढ़े लिखे लोग थे जो विदेशों से संपर्क में थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग टैक्स दे ही नहीं रहे, सिर्फ एक वर्ग टैक्स दे रहा है। और ऐसा क्या है कि आप अनुवंशिक इसको चलाते आ रहे हैं कि आप टैक्स फ्री हो, आपको विशेष अधिकार है। तो जो वकील थे, पढ़े लिखे पेशेवर या बाहर जाकर एजुकेशन प्राप्त करी थी जिन्होंने, या कुछ व्यापारी थे जो ऊनी कपड़ों का उनका व्यापार करते थे, जो बाहर भेजते थे, उन लोगों ने जो है ये मांग उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, आप किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। तो विशेषाधिकार का विरोध किया, ठीक है, विशेषाधिकार का विरोध हुआ। और इसी के चलते जो है उन्होंने कल्पना की कि ऐसा समाज हो जिसमें ये विशेषाधिकार खत्म हो और स्वतंत्रता की, समानता की बातें हों। तो इसको जो है हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे जो उस समय विचारक थे उन्होंने बल दिया इनको, हॉब्स, लॉक, है ना, और रूसो, ठीक है। इन्होंने, ये 3 विचारक थे जो स्वतंत्रता की और समानता की बातें करते थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की। तो उन्होंने इनको बल दिया, ठीक है, कि भाई समाज में जो है विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए और सबको समान समझा जाना चाहिए। तो इसकी क्रांति का ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे ये तीनों विचारक, ठीक है। लॉक ने कहा कि राजा को दैवीय अधिकार नहीं होना चाहिए। लॉक ने राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया, राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया, ठीक है, अधिकार का खंडन किया। और आगे चल के रूसो ने भी, जो रूसो थे उन्होंने भी स्वतंत्रता की बातें की। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि राजा पैदा ही हुआ है ऊपर से। उन्होंने कहा कि एक समय में जब आवश्यकता थी तो जनता ने मिलकर अनुबंध किया था, यानी सारी जो पब्लिक थी उसने मिलकर राजा जैसा व्यक्ति कोई बनाया था कि आप हमारी रक्षा करोगे। तो आप जनता के प्रति जवाबदेह कैसे नहीं हो, आप कैसे विशेषाधिकार, क्योंकि बनाया तो जनता नहीं है। तो रूसो ने कैसा दिया था, अनुबंध का सिद्धांत दिया था, है ना, अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। और जो हॉब्स थे, हॉब्स ने लेवियाथन के रूप में बताया था, लेवियाथन करके एक व्यक्ति बनाया था, ठीक है, इनकी पुस्तक भी लेवियाथन है। तो इन तीनों ने अपना एक विचार दिया कि भाई आप कोई अलग से नहीं हो, राजा के दैवीय अधिकार का खंडन किया गया कि राजा कोई ऊपर से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं है कि जनता उनकी सारी जायज़ नाजायज़ मांगे माने, जो आप इतना कर लगा रहे हो, कर भी सिर्फ एक वर्ग के ऊपर लगा रहे हो। तो इस तरह से विद्रोह पैदा हुआ और 1789 की जो क्रांति है वो अस्तित्व में आई। तो ये वाला अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम आगे का पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। इतिहास जो है हमारा अभी शुरू हो गया है, इसमें बहुत सारी। तो स्टोरी कैसी लगी आपको ये जरूर बताना कि जो लुई 16 अंकल हैं उनकी कहानी, वो कैसे राजा थे, आप अपने दिमाग में बताना क्या वो ठीक राजा थे। ये लुई 16 अंकल, उन्होंने क्या जनता के साथ कैसा व्यवहार किया था, क्या राजा को ऐसे ही होना चाहिए, राजा होता है मुखिया होता है। और इसका थोड़ा सा कल्पना करो, क्या अपने भारत में भी ऐसे ही राजा है? हमारे राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या अपने यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है? थोड़ा विचार करके हम चीज़ों को इंटरकनेक्ट करेंगे। ये इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इस पर हमारा भविष्य निर्भर होता है।
कि हमें ये सीखें मिलती हैं कि राजतंत्र अपना जो जनता का वो शासन है वो कैसे चलाया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, है ना, इसीलिए पढ़ाई। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कल फिर मिलेंगे आपसे।